शादी की पहली रात पर ही मेरी दुल्हन बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं उसको ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजूबा हो। मैंने बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल किया कि मेरा नाम दीपक है, मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ। मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी के बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहता था। लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी क्योंकि मेरी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और वह चाहती थी कि मेरे जीते जी मेरे पोते की शादी हो जाए। मैंने कहा, दादी अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी 24 साल का था और मेरा अब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था। मैंने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह लोग नहीं माने। पापा बोल रहे थे, अभी हम सिर्फ लड़की देख रहे हैं, अभी कौन सा तुम्हारी शादी ही कर रहे हैं, अभी तुम आराम से परीक्षा दो और नौकरी की तैयारी करो, तब तक हम लड़की देख रहे हैं, तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी और शादी भी हो जाएगी। और पापा के ऐसे बोलने पर मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरा एग्ज़ाम भी नज़दीक था, इसलिए मैं पढ़ाई में लग गया और आखिर मेरी पढ़ाई पूरी हुई और अब मैं नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हूँ। इसी बीच माँ ने एक लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई। मैंने माँ को इनकार करते हुए कहा, माँ प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ ने कहा, बेटा एक बार तो लड़की की तस्वीर देख लो, फिर अगर लड़की पसंद नहीं आई तो मना कर देना, हम लोग लड़की वालों को बता देंगे। और माँ मुस्कुराते हुए लड़की की तस्वीर को वहीं टेबल पर रख कर चली गई। मेरे मन में अजीब सी हलचल थी, लग रहा था कि एक बार तस्वीर देख लूं और फिर लग रहा था कि ना देखूं। बस यही कश्मकश मेरे मन में चल रही थी। आखिरकार मैंने वह तस्वीर हाथ में उठाकर रखी और मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगा। मैंने उसे धीरे से पलट कर देखा और मानो जैसे मैं थमसा गया क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी और मैं कुछ देर के लिए ख्यालों में खो गया। फिर माँ ने धीरे से आवाज़ लगाई, बेटा लड़की कैसी लगी? मैंने मुस्कुरा दिया। माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बोलकर इसके घर वालों को मना कर देती हूँ। मैंने माँ को रोकते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे लड़की पसंद है। माँ मुस्कुराई और फिर हमारी शादी फिक्स हो गई और देखते ही देखते हमारी शादी का दिन भी आ गया और हमारी शादी हो गई। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। आज मेरी सुहाग रात है और मेरी दुल्हन मुझसे इस तरह की बात कर रही है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताई? लड़की ने कहा कि हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं था। इस बीच मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर पाई और हमारी सगाई हो गई। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? 1 महीने का वक्त बहुत होता है। क्या इस बीच तुम्हें एक बार भी मौका नहीं मिला मुझे ये सब बताने का? और अगर सगाई से पहले मौका नहीं मिला तो सगाई के बाद तो बता सकती थी ना। इस बीच तो हमारी कई बार बात हुई है ना। लड़की बोली कि जब से हमारी सगाई हुई है तो मैंने आपसे एक बार भी बात नहीं की है। मैंने पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो? इस 1 महीने में हमने कम से कम 10 बार बातें की है। लड़की बोली, नहीं की है, पापा ने मुझे सगाई के बाद फ़ोन को छूने ही नहीं दिया था। आपकी बात जिससे होती रही होगी वह ज़रूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा! दीपक का सर चकराने लगा था। वह बोला, जब देखने गया था तब बता देती, माला डालते वक्त बता देती, फेरों के वक्त बता देते। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकी।
ओह, तो तुम डरी डरी सी थी। मुझे लगा तुम मासूम हो। तुम तो नागिन हो। तुमने तो मेरी सारी खुशियाँ डस ली। वह काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, फिर बोला, जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वह तो विदेश गया हुआ है कमाने, 1 साल बाद आएगा। दीपक बोला, ठीक है, तुम्हारे बाप को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। वह दीपक के पैरों में गिर गई और बोली, ऐसा ना करो प्लीज़, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। वह फ़ोन को बिस्तर पर फेंक कर बैठ गया और बोला, मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए? और यह कैसा आशिक है तुम्हारा? तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और वह विदेश में छुपा बैठा है। वह बोली, उसने कर्ज लेकर वीज़ा मंगवाया था, अगर बीच में आ गया तो कर्ज भी नहीं उतार पाएगा, इसलिए 1 साल बाद काम करके ही वह आ पाएगा। दीपक बोला, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक तुम्हें घर में बिठाकर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूँगा। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। एकाएक दीपक ने पूछ लिया, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूँगी? दीपक बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। जब लोगों को पता चलेगा हम मोहल्ले में सर उठाने के भी काबिल नहीं बचेंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे यार दोस्त मुझ पर हंसेंगे, तुमने मुझे बिना वजह तबाह कर दिया है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया, छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग जैसे शून्य हो चुका था। जब उसने आरती की तस्वीर देखी थी तब उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था, और जब उसे पहली बार देखने गया था देखते ही प्यार हो गया था। मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, बहुत कम बोलना, उसके चेहरे पर एक कशिश थी जो अनायास ही सीधे दीपक के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसका फ्रीज हुआ दिमाग थोड़ा चलने लगा। वह सोचने लगा कि ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, अगर इतना जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज़्यादा होगी, इसलिए क्यों ना चुपचाप आरती को यहाँ रखकर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर कोई कारण बताकर तलाक ले लेगा। और फिर वह अपने कमरे में आ गया। आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका था और थकी हुई आरती भी सो चुकी थी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। वह सर्दी में गठरी सी बनी घुटने को पेट में लगाकर सोई हुई थी। दीपक ने कंबल निकालकर आरती पर डाल दिया, फिर दूसरी कंबल ओढ़कर वह भी बेड के एक कोने में सो गया। सुबह जब दीपक की आंख खुली तो उसने देखा आरती जाग चुकी थी। वह चुपचाप बिस्तर पर डरी डरी सी बैठी थी। दीपक बोला, अब ध्यान से सुनो, घर में तुम्हें बिल्कुल सामान्य रहना है, जैसे रहना चाहिए, किसी को भी कुछ पता नहीं लगना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना सुनकर आरती के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। बस वह इतना ही बोली, सॉरी, आप बहुत अच्छे हो। फिर एक दिनचर्या चल पड़ी। दीपक ड्यूटी पर चला जाता है, आरती घर में रहती है। धीरे धीरे वह दीपक के परिवार से घुलने मिलने लगी। दीपक की दादी, माँ और पिता सब बहुत अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण आरती को सब अपने से लगने लगे। दीपक के पिता ने दीपक से पूछा, हनीमून पर जाना है, गोवा की टिकट बनवा दूं? दीपक ने बहाना कर दिया, बोला, नहीं पापा, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी, सीजन चल रहा है। फिर संडे को सभी घर वालों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। एक हिल स्टेशन पर गए। जब एक ऐतिहासिक जगह पर घूम रहे थे तब दीपक के दोस्त ने कहा, अरे भाभी जी, नई नई शादी हुई है। दीपक का हाथ पकड़कर
चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर दीपक के दोस्त ने आरती का हाथ दीपक के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार दीपक ने आरती का हाथ छुआ था। नर्म नाजुक हाथ को छूते ही दीपक असहज हो गया। उसने मुंह पोंछने के बहाने से हाथ छुड़ा दिया, मगर यह क्या था? जैसे ही उसने हाथ निकाला, आरती ने लपक कर फिर से हाथ पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, छोड़ते क्यों हो? कुछ देर दोस्त मानकर साथ चल लो। इतना सुनकर दीपक सहज हो गया। फिर पूरा दिन मस्ती में बीता। खाते पीते झूमते गाते शाम को घर आ गए। दिन गुजरते रहे। फिर आरती कुछ दिनों के लिए पीहर चली गई। पीहर जाने पर आरती को मौका मिल गया। उसने आशिक को फ़ोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की जूठन खाऊंगा? आरती बोली, कहना क्या चाहते हो? वह गुस्से से बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं? मैं नहीं मानता। आरती बोली, मैं तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम कभी जिंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा ना कह सको। मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ तुमसे मुझे प्यार था भी कि नहीं। तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थे, एक उम्र का आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे आश्रय दिए हुए हैं। ये सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी वरना चली जाएगी। उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वह जानते हैं कि जिस दिन मैं चली जाऊंगी उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करते हैं। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर संदेह किया। अब मैं तन मन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए फ़ोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं किसी बंधन में बंध चुकी हूँ। इसलिए ना विरोध करने का दिल हुआ और न ससुराल से भागने की इच्छा। आशिक में इतना धैर्य कहाँ था। उसने फ़ोन काट दिया। फिर आरती ने दीपक को फ़ोन मिलाया। वह बोला, हेलो कौन? आरती बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ। 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए? दीपक बोला, किस हक से आऊँ? आरती बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। दीपक ने धड़कते हुए दिल से पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो? आरती बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। आरती बोली, रो रहे हो क्या? दीपक बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। आरती भी रो पड़ी, मुझे माफ़ कर दो। उधर से आवाज़ आई, बोला तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। फिर दीपक बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना शेविंग किए, बिखरे बालों के साथ जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधे आरती के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देखकर ससुर भी दामाद के पीछे गए, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वह वापस आकर पत्नी से बोले, बेटी को विदाई करने की तैयारी करो, आज उसकी असली विदाई है। दीपक ने कहा, आरती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। आरती ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं पहचाना। दोनों ने अपने बीच की सारी दूरियों को ख़त्म किया और एक साथ अपने घर को चले गए। और उस दिन आरती की असली विदाई हुई थी। तो दोस्तों, माँ बाप कोई भी रिश्ता करते हैं तो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। शायद उनसे बेहतर जीवन साथी हमारे लिए कोई नहीं खोज सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी थोड़ी सी भी आपके दिल को छुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।